दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन जिन इंसानों के पास परेशानी होता है वह इंसान अपनी परेशानी दूर करने के लिए काफ़ी लोगों का राय मशवरा लेता है और उस परेशानी को दूर कर लेता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है, साथ में वह भी खुद परेशानी में पड़ जाते हैं। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है, जिस वजह से ना सिर्फ एक महिला बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसी के पीछे कई लोगों का हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपकी वजह से इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से बहुत आभारी रहेंगे। यह घटना है उत्तर प्रदेश का सिकोहाबाद ज़िले का और उसी का मक्खनपुर थाना लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 11 दिसंबर 2016 का। तो मक्खनपुर के थाने के दो पुलिस वाले थे जो उस समय गश्त पे निकले होते हैं, और लेकिन जैसे मक्खनपुर गांव में घुसते हैं तो बाहर एक अर्धनिर्माण मकान होता है। उसी अर्धनिर्माण मकान में तेज़ आग की लपटें उठ रही होती हैं। अंदर जाते हैं कि देखते हैं कि एक बोरी होता है, उसी बोरी में से काफ़ी तेज़ लपटें निकल रही होती हैं। तुरंत ही अपने से बड़े अधिकारी होते हैं मक्खनपुर के थाना प्रभारी अब देवेंद्र कुमार सिंह को खबर देते हैं और साथ में अग्निशमन दल को भी सूचना दे देते हैं। थाना प्रभारी अपनी टीम को लेते हैं, उसी समय उस घटना पर पहुंचते हैं, नज़ारा देखते हैं अंदर घुसकर तो वह भी दंग से रह जाते हैं। उस बोरी को काफ़ी ध्यान से देखते हैं और बुझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय अग्निशमन दल की जो टीम होती है पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वह भी अपनी कोशिश करके पूरी आग को बुझा देती है, लेकिन पुलिस जब उस बोरी को खोलती देखती है कि उसी बोरी में एक महिला की डेड बॉडी झुलसी अवस्था में बुरी तरह से पड़ी हुई है। लेकिन जब देखती है नज़र में पुलिस तो पहचान तो नहीं पाती, लेकिन जब चेहरे को देखती है तो चेहरा पूरी तरह से आ जाता है। उनको लगने लगता है कि इस महिला की पहचान ज़रूर हो जाएगा, और पुलिस वहाँ उस घटनास्थल का बारीकी से उस समय अब निरीक्षण करना शुरू कर देती है। तभी गांव के लोग जो होते हैं वहाँ इकट्ठा हुए पड़े होते हैं, सभी तरह तरह की बातें करते हैं, और उसी गाँव के लोगों में से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम होता है इकबाल। कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है इकबाल, और यह तो हमारी भाभी है, अपनी भाभी है नरगिस। हमारे बड़े भाई महबूब की पत्नी थे, उनकी आज से कई साल पहले मौत हो गई है, लेकिन हमारे भाई के मौत के बाद उनके ही साथ लिव रिलेशन में रहने वाला होता है शाहिद, जो असल में सिकोहाबाद के ही रुकनपुरा का रहने वाला है। और इसी सिकोहाबाद के ही शहर में एक संदूक का दुकान खोल रखा है। अब पुलिस जैसे इधर इकबाल की बात सुनने के बाद उससे कुछ पूछताछ करती है। इधर पुलिस जो होती है अब नरगिस के बॉडी को जब अच्छे से पंचनामा कर लेती है। पंचनामा करने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर इकबाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब वह उसी समय अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है, और करने के बाद पुलिस की टीम अपने थाने लौट आती है। थाने लौट आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर नरगिस के हत्यारा जो मेन होता है, जिसके बिना पर पुलिस शक करती है, असल में उसी पुलिस जो होती है राशिद की तलाशी करना शुरू कर देती है। और जब शुरू कर देती है तो उसके बताए हुए यानी कि इकबाल के बताए हुए पते अब राशिद के घर पहुंचती है। पता लगता है राशिद के घर जो होता है उस समय तो ताला लगा हुआ है और राशिद का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन पुलिस जब उसके सिकोहाबाद के यानी कि उसी मक्खनपुर में जो दुकान खोल रखा था राशिद, उसी दुकान पर जब पुलिस पहुंचती है पता लगता है वहाँ भी दुकान तो बंद हुआ पड़ा है, और पुलिस उसी दिन से उसकी तलाशी और ज़ोरों तौर से करना शुरू कर देती है। क्योंकि पुलिस का जो शंका होता है अब जाकर पुलिस की इस तरह टिक जाता है कि भागने की वजह से उसके ऊपर और कड़ा पहरा लगा देते हैं, और जब पहरा लगा देते हैं तो जो शंका होता है इसी में पुलिस जो होती है उनकी छानबीन करना शुरू कर देती है, काफ़ी तलाशी करती है। यहाँ तक कि जो होता है इधर राशिद का जो मोबाइल नंबर होता है, जब पुलिस उस पर कॉल करती है तो मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ बता देता है।
और पुलिस उसी समय उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है, कहीं अगर मोबाइल नंबर ऑन दिखे तुरंत ही पुलिस की गिरफ्त में आ जा सके। लेकिन इधर पुलिस अब राशिद की तलाशी करते करते लगभग 14 दिन का वक्त बिता देते, लेकिन राशिद का कहीं अता पता नहीं चलता। लेकिन ठीक 14 दिन बाद ही पुलिस को किसी खबरी के द्वारा पता चलता है कि इस समय सिकोहाबाद का जो बस स्टैंड है ना, उसी पर राशिद खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक झोला है जो उस समय दिल्ली भागने के फिराक में और वहीं पर खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रहा है। और पुलिस जैसी खबर पाती है अपने कुछ सिपाही को लेकर पहुंच जाती है उसी बस स्टैंड पे और वहीं इसका घिराव करती है और धड़ दबोचती है अपने साथ और थाने ले आती है। और पुलिस जब नरगिस की हत्या के बारे में पूछताछ करती है और बिना किसी दबाव के इधर जो था साहिद पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है तो इससे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में पश्चिमी बंगाल के रहने वाले होते हैं सलीम, उन्हीं की अपनी बेटी होती है नरगिस। नरगिस जो होती है अपने पिता की इकलौती बेटी होती है। अब इसलिए उसके जो पिता होते हैं इधर सलीम अपनी बेटी नरगिस की जो पढ़ाई होती है काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से करवा देते हैं। लेकिन सलीम की इतनी बस की बात नहीं थी कि वह नरगिस की आगे की पढ़ाई होता है वह करवा सके। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी परिश्रम भी करते हैं। उनके पास जो ठीक ठाक पैसे आते हैं उसी पैसे से अब उनका घर पार यहाँ तक बच्चों का पढ़ाई भी चल पाता, लेकिन इतना खर्चा नहीं चल पाता कि आगे नरगिस की पढ़ाई करवा सकें। लेकिन नरगिस अपने घर में रहकर घर गृहस्थी में जब उलझ जाती है और जैसे ही नरगिस अब शादी की देहरी पर पहुँचती है तो उसी समय सलीम भी सोचने लग जाते हैं कि उन्हें अपनी बेटी का कहीं शादी कर लिया जाए। लेकिन पश्चिमी बंगाल में अब जो होता है नरगिस के हिसाब से लड़का नहीं मिलता, क्योंकि उस इलाके में लड़के की तलाशी करना काफ़ी मुश्किल सा होता है। इसीलिए वहाँ अब सलीम जो होते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए वजह तक काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी उन्हीं के कुछ रिश्तेदार होते हैं जो काफ़ी दोषी होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ही फिरोजाबाद एक ज़िला पड़ता है और उसी में रामगढ़ एक कस्बा लगता है। वहीं का रहने वाले होते हैं महबूब। और महबूब के टोटल 4 भाई होते हैं और चारों भाइयों में जो तीसरे नंबर का भाई होता है वह होता है महबूब। और महबूब से एक और छोटा भाई होता है इकबाल। लेकिन इधर महबूब के दोनों बड़े भाई होते हैं वह मौके पर दिल्ली में कमाने के लिए निकल जाते हैं। इधर घर में सिर्फ बचते हैं महबूब और साथ में उसका अपना छोटा भाई इकबाल। लेकिन जैसे इधर सलीम को पता लगता है महबूब के बारे में तो अपनी बेटी की जो शादी होती है जाकर अब उसी समय महबूब से कर देते हैं। नरगिस अपने ससुराल जाती और महबूब के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। नरगिस भी अपने पति महबूब को पाकर काफ़ी धनवान समझती है, क्योंकि उनके भाइयों में काफ़ी एकता होता था। जो भी भाई पैसे कमाता सभी लोग इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर कर अपने काम में सब लोग लगा लेते हैं। और महबूब की जो ज़िंदगी होती है अपनी पत्नी नरगिस साथ अच्छे से बीतना शुरू हो जाता है और कुछ साल बीतता है। और इसी बीच महबूब और साथ में नरगिस के टोटल 4 बच्चे हो जाते हैं। अब चारों बच्चों की जी ज़िंदगी होता है संवारने के लिए महबूब लग जाता है। अपने पास इलाके में जाता दिहाड़ी मजदूरी करता है और दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपने परिवार का खर्चा बर्चा कैसे न तैसे चलाना शुरू कर देता। लेकिन इकबाल जो होता है वह एक रिक्शा चालक का काम शुरू कर देता है। उसके पास भी थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं और जो पैसे आते वही पैसे ले आकर इधर अपने भाभी अब जो होता है नरगिस के हाथों में रख देता। और जब नरगिस वह पैसा पाती उसके चेहरे पर खुशी झलक सी जाती है, क्योंकि उसी पैसे से अपने पूरे घर परिवार का खर्चा देख पाती, यहाँ तक अपने बच्चों का पढ़ाई का खर्चा भी देख पाती। इधर कैसे न तैसे ज़िंदगी चलने लगता है। लेकिन सुबह जब इधर महबूब अपने ड्यूटी के लिए निकल जाता, शाम को थका हारा अपने घर आता और चारपाई पकड़कर जल्द से जल्द सो जाता। इधर महबूब जो होता है इतना थका होने के बाद जब काफ़ी परेशान हो जाता है तो अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ जाता है कि वह ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। और इसीलिए अपने दुख को दूर करने के लिए शराब का सहारा लेता। और लेकिन जब भी लौटता शराब पीकर अपने घर पर लौटता और अपनी पत्नी से काफ़ी झगड़े तकरार करता। लेकिन शराब की लत ने उसकी ज़िंदगी इतना ख़राब कर दी थी वह एक दिन इतना परेशान हो जाता, उसी परेशानी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए खाट पकड़ लेता है। लेकिन महबूब जब देखता कि हमारा पति अब खाट पकड़ लिया है और हमारे घर परिवार का खर्चा चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो अपना जो देवर होता है इकबाल का इतना पैसा नहीं होता है कि उसी की वजह से पूरे घर परिवार का खर्चा चल सके। अब इसीलिए इधर जो होती है नरगिस अपने पास एक फैक्ट्री होता है जो चूड़ी बनाने वाला कारखाना होता है, उसी में जाकर नरगिस काम करना शुरू कर देती है। अब उसके पास भी ठीक ठाक पैसे आने लगते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं आते कि जाकर कैसे ना तैसे कर कर महबूब का इलाज करवाया जा सके।
लेकिन नरगिस अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए अपने बच्चों का जो सहारा होता है वह पैसे के बल पर दिखाना शुरू कर देती है और चलने भी लग जाता है। लेकिन इधर कुछ वक्त ऐसे आ जाता है, महबूब जो होता है इतना परेशान हो जाता है कि परेशानी की वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब जाता है इधर नरगिस के आगे ऐसा लगता है कि पहाड़ सा टूट चुका है, क्योंकि उसके चारों बच्चों हमेशा हमेशा के लिए पिता के लिए अनाथ सा हो जाते हैं। कैसे ना तैसे कर नरगिस जो होती है दुख के सहारे अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। अब इधर जो होता है उसका जो अपना देवर होता है इकबाल भी हाथ अपना बटोर लेता है, वह भी पैसे देना बंद कर देता है। लेकिन नरगिस कैसे ना तैसे कर अपनी उसी चूड़ी की कारखाने में काम कर पैसे कमाती, उसी पैसे से छोटा मोटा खर्चा जो होता है बच्चों का झेल पाती है। लेकिन तभी इसी बीच नरगिस की ही पड़ोस की रहने वाली एक उसकी अपनी सहेली होती है। उसी बीच नरगिस को साथ लेकर जो होती है वह महिला अब सिकोहाबाद के जो होता है मक्खनपुर में जाती है। और जब जाती है तो वहीं पर एक संदूक का दुकान होता है, उसी दुकान पर खड़ी होती है। तो उसी के सामने एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वह व्यक्ति होता है राशिद, जो उसी सिकोहाबाद के ही रुकनपुरा का रहने वाला होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है, टोटल उसके 3 बच्चे भी होते हैं। उसी दुकान पर बैठकर अपने परिवार का जो खर्चा होता है काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से इधर राशिद चलाता रहता था। लेकिन उसी बीच जैसे ही अपने सामने राशिद जो होता है अब नरगिस को देखता है, उसकी खूबसूरती देखकर इधर दीवाना हो पड़ता है। अपने दिल में उससे बात करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन कैसे ना तैसे कर इधर जो होता है नरगिस का नाम और पता कर लेता है। तो पता चल जाता है कि नरगिस जो होती है फिरोजाबाद के ही राजगढ़ की ही रहने वाली है। और जैसे पता पाता या तो हमारे करीब है, और उसी दिन से उसके मन में लालसा हो जाता है कि चलो कभी न कभी मुलाकात होने का तो मौका मिलेगा। अब वहाँ से नरगिस जो होती है अपनी सहेली को लेकर अपने घर चली जाती है। और उसी दिन शाम के टाइम जो होता है नरगिस के गांव पहुँच जाता है, लेकिन गांव में चक्कर मारता है, लेकिन नरगिस कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरे दिन का वक्त होता है तो राशिद जो होता है शाम के टाइम अपने दुकान बंद करके तुरंत ही अब इधर नरगिस के गाँव रामगढ़ पहुँच जाती है। और जब पहुँचती है तो वहाँ भी नरगिस का आता पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही उसके गांव से बाहर निकलता है तो उसी समय रास्ते में जो मुलाकात होता है नरगिस से हो जाता है। लेकिन नरगिस जैसे ही अब इधर राशिद को देखती है तो एक बात चौंक सी जाती, कहने लग जाती कि आप यहाँ कैसे आए हुए हैं। वह कह देता कि हमें अपने किसी दोस्त से मिलना था। अब तुरंत ही नरगिस को कह देती चलो एक बार हमारे घर चलो और थोड़ा नाश्ता पानी कर लेना, तुम चले जाना। यह बात जैसी राशिद सुनता तुरंत ही उसके दिल में खुशी हो जाती है कि चलो हमें आज मिलने का अच्छा सा मौका मिल गया। अब उसके घर जाता है और जब जाता है नरगिस जो होती है अपना सारा जो दुखड़ा होता है राशिद के सामने रख देती है। और राशिद जैसे उसकी बात सुनता है तो उसके मन में एक दया आ जाता है और उसी समय एक चालाकी भरा कदम उठा लेता है और मौके का फ़ायदा उठाने का पूरे उसके मन में विचार आ जाता है। सोच बैठता है कि यही तो अच्छा मौका है, नरगिस को अपना बनाया जाए और कैसे न कैसे बस में रख कर उसके साथ समय बिताया जाए। और उसी समय नरगिस से कह देता है कि आज हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा दोस्त हैं और हमारा तुम मोबाइल नंबर ले लो और जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएं। और नरगिस की भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। नरगिस को एहसास हो जाता चलो हमारा कोई अपना साथी तो है। अब वहाँ से कुछ पैसे जो होता राशिद नरगिस को दे देता, कहने लग जाता कि ले जाओ बच्चों को कुछ खिला पिला देना। और वहाँ से राशिद तुरंत ही अपने घर चला जाता है। और जब चला जाता इधर अब नरगिस को जब भी मौका मिलता तो उधर राशिद के पास फ़ोन कर लेती और सारे दुखड़े अपने रोज़ का सुना दिया करती थी, क्योंकि उधर राशिद को नरगिस काफ़ी अपना करीब समझती है। लेकिन जब रात में फ़ोन पे बात करते हैं और दोनों बात इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे दोनों के दिल में बातें समा जाती है, मीठी मीठी बातों में दोनों खुश रह जाते हैं। लेकिन जब कुछ वक्त बीतता है तो इधर नरगिस को पता चल जाता है कि असल में राशिद की तो अपना एक खुशी में परिवार भी है, उसकी अपनी पत्नी भी है, साथ में 3 बच्चे भी है। लेकिन वह जान पाती है तो वह सोच बैठती चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। लेकिन तब अपना दिल जो होता है राशिद को दे चुकी होती है। लेकिन नरगिस की इतनी हिम्मत नहीं होती कि राशिद के सामने जाकर अपना प्यार का इजहार डायरेक्ट कर सके, और राशिद की हिम्मत नहीं होती कि जाकर नरगिस के सामने अपने प्यार का इजहार कर सके। तभी एक दिन वही शाम का टाइम होता है तो उसी बीच नरगिस जो होती है दोबारा उसकी दुकान पर पहुंच जाती है सिर्फ मिलने के बहाने। और जब पहुंचती है तो उसे वहीं पर मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती है तो वह जो होता है राशिद कह देता है कि यार तुम यहाँ किस लिए आई हो। वह कह देती है कि तुम्हारा जो मकसद हम समझते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो। और जैसी यह बात इधर राशिद सुनता वह समझ जाता है कि आखिर नरगिस भी हमारे ऊपर पूरी तरह से फोकस करना शुरू कर देती है। और वहीं पर राशिद तुरंत ही अपने प्यार का इजहार नरगिस के सामने कर देते हैं।
और वहीं पर नरगिस होती कहने लग जाती है कि ठीक है, कल तुम हमसे मिलने शाम के टाइम ज़रूर आ जाना, तुम्हारे लिए हम अच्छा सा पकवान बना कर रखेंगे। और वहाँ पर जैसे ही नरगिस चली जाती है तो राशिद के मन में एक उछाल मारना शुरू कर देता है। और दूसरे दिन का वक्त होता है, जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम अपना दुकान बंद करके नरगिस के घर पहुंच जाता है। देखता है उसके जितने भी बच्चे होते हैं मौके पर सो गए होते हैं। घर में नरगिस अकेली सज संवर के बैठी होती है। और जैसे ही अंदर इधर राशिद जाता है, खूबसूरती देखकर एकदम दीवाना सो जाता है। उसके पास बैठता है और वहीं पर खाना खाता है। और जब खाना खाता है, खाना खाने के बाद जो होता है उसके खाने की इतनी तारीफ़ कर देता है कि नरगिस वहीं पर खुश हो जाती है। और नरगिस वहीं पर कह देती है कि आज के बाद यानी कि कल से तुम्हारे लिए हर रोज़ हम टिफ़िन पैक कर लाएंगे और अपने हाथों से खाना बना कर और तुम्हारा जो था आज के बाद सिकोहा जाना बंद है। यह बात जैसे ही सुनता है, अब राशिद समझ जाता है कि आखिर अब नरगिस चाहती क्या। दूसरे दिन का वक्त होता है, शाम के टाइम नरगिस उसके ही दुकान पर पहुंच जाती है। और जब पहुंचती है तो वहां पर दोनों बातें करते हैं। लेकिन इसी बीच नरगिस की एक बात जो होता है राशिद के मन को भा जाता है और राशिद उससे इशारा करती है। नरगिस तुरंत ही उसके इशारों को समझ जाती है और उसी की दुकान में जाती है नरगिस और दोनों मिलकर वहीं संबंध बना लेते हैं। अब यह संबंध का जो सिलसिला होता है इधर नरगिस के मन में इतना गड़ जाता है कि नरगिस का जो पति होता है कई साल पहले जब जा चुका होता है उसको पहली बार उस सुख का एहसास होता है। उसी दिन से नरगिस जो होती है इधर अब प्यार पाने के लिए हर रोज़ वही टिफ़िन लेकर शाम को जब पहुंचती फिर रिश्ता वही उसी संदूक वाली दुकान में रख लेती है। अब यह सिलसिला चलने लगता है और जब चलने लगता है तभी जो था एक दिन राशिद के पास उसकी जो अपनी पत्नी होती है फ़ोन करती है। तो राशिद से कहने लग जाती है, आजकल हम देख रहे हैं कि तुम घर नहीं आ रहे हो, क्या बात है। तो राशिद कह देता है कि आजकल काम की मांग जो होता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम आ नहीं पा रहे हैं। इधर जो होता है राशिद ठीक ऐसे ही हर दिन काम करना शुरू कर देता है और नरगिस उसी कमरे में आती, उसके साथ रिश्ता रखकर हर दिन चली जाया करती थी। लेकिन जब इधर जो होता है राशिद को लगने लगता है यहाँ रहकर हमारी काफ़ी बदनामी हो जाएगी, कहीं हमारी किसी दिन पत्नी आ गई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तभी एक दिन शाम का टाइम होता है, जैसे ही नरगिस अब राशिद के पास पहुँचती है, कहने लग जाता है कि नरगिस तुम यहाँ मत आया करो, हम तुम्हारे लिए एक नया कमरा ले रहे हैं इसी मक्खनपुर में ही, कहीं दूर तुम्हें जाना नहीं है और वहीं हम दोनों मिलकर काफ़ी दिन अपना समय स्पेंड करेंगे। और जैसी नरगिस यह बात सुनती है उसके दिल में खुशी हो जाता, चलो हमारे लिए कोई तो साथ खड़ा हो गया। अब वह कमरा लेता, उसी कमरे में नरगिस शाम के टाइम टिफ़िन लेकर पहुंच जाती और अपना दुकान बंद करके जो होता है इधर अब राशिद भी उसी कमरे में पहुंच जाता है। दोनों मिलकर रिश्ता रखते हैं। अब यह सिलसिला हर दिन चलना शुरू हो जाता है और जब चलने लग जाता है तो वक्त तो बीतने लग जाता है, लेकिन इसकी खबर जो होता है आस पड़ोस जो मोहल्ले होते हैं सभी में गूंज पड़ता है। और नरगिस का जो अपना तेवर होता है इकबाल के जब कानों में खबर पहुंचता है तो वह भी काफ़ी सन्न सा रह जाता है, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। और जब अपनी भाभी नरगिस से पूछता है कि हमने जो सुना है आखिर में तुम्हारा राशिद के साथ जो अफेयर चल रहा है तुम्हारे परिवार को बदनाम कर देगा। और जैसे इधर अब जो होती है नरगिस इकबाल के द्वारा यह बात सुनती है तो इकबाल को ही अपने घेर में ले लेती, कहने लग जाती है कि जब हमारा पति हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चला गया होता है तो आखिर तुमने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, आज हमारे बीच में अड़ंगा क्यों डाल रहे हो, इसीलिए तुम अपने काम में लगे रहो, अपने काम में मस्त रहेंगे। लेकिन यह बात जो होता है इधर नरगिस के दिल को तो छू जाता है। वह भी सोच बैठती है कि आखिर हम राज के साथ इस तरह की ज़िंदगी कब तक जिएंगे, क्यों ना उसके साथ शादी के लिए कोई ना कोई प्लान बनाया जाए। और उसी दिन अपने मन में प्लान तो बनाती है और जाकर जब अब राशिद के सामने शादी की प्रस्ताव रखती है तो राशिद एक बार चौंक जाता है, कह देता है कि ठीक है जब समय आएगा तो हम बता देंगे और समय के हिसाब से तुमसे शादी कर लेंगे। इधर दोनों जो होता है अब अपना समय तो गुजारने लगते हैं, लेकिन जब कुछ समय और गुजर जाता है इसकी खबर जाकर इधर जो होता है राशिद की जो पत्नी होती है उसके कान में पहुंच जाती है। और जब सुनती है एक बार सन्ना आ जाती है, उसका जो पति होता है जब उसके सामने आता है कहने लग जाती है कि आखिर तुम उस औरत के साथ कब से ये रिश्ता रख रहे हो। यह बात सुनता कहने लग जाता है कि ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन उसी बात को लेकर इधर अब राशिद की जो पत्नी होती है इधर धमकाते हुए राशिद से कह देती है कि अगर आज के बाद हमें पता लगा तो उसी दिन हम तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चले जाएंगे और साथ में अपने मायके वाले को पूरी सूचना दे देंगे। यह बात इधर जो होता है राशिद के दिल पे लग जाता है और जब दिल पे लग जाता है तो उसी दिन से जो होता है इधर थोड़ी बहुत जो दूरी होता है अब नरगिस के बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब बनाना शुरू कर देता है नरगिस को कुछ आशंका लगता है और नरगिस जब उससे मिलने के लिए जाती तो राशिद के जो चेहरा होता है काफ़ी उजड़ उठा लगता है, उसको कुछ अचंभा सा लगता है। और उसी समय नरगिस जो होती है राशिद से कह बैठती ऐसा क्या लग रहा है कि आजकल तुम हमसे बेरुखी दिखा रहे हो। राशिद कह देता नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे घर में कुछ परेशानी आ गई है
नरगिस कह देती है, इस परेशानी को हम अभी दूर कर देंगे, तो अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो और हमसे चलो शादी कर लो। और जैसी यह बात राशिद सुनता उसके दिल में एक भड़ास ही आ जाती। उसी समय अब जो होता है नरगिस को जोरदार थप्पड़ डाल लेता है। कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हमारी पत्नी के बारे में ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। नरगिस कह देती है कि आखिर हम तुम्हारी तो पत्नी बनने वाले हैं, बोलने की हिम्मत कहाँ की बात है। और यह बात जैसे इधर राशिद सुनता कहने लग जाता है कि तुम अपने दिल से यह ख्याल निकाल दो, बस तो हमारे हाथों से खर्चा झेलो, यही बड़ी बात है। और वहाँ से झगड़े तकरार कर कर जो होता है इधर अब राशिद अपने घर और नरगिस अपने कमरे पर चली जाती है। लेकिन उस दिन से जो होता है अब राशिद अपने दुकान पे जाता है, लेकिन वह जो होता है मक्खनपुर के उस कमरे पर नहीं जाता, अपने घर चलाता है। अब इधर नरगिस जो होती है उस कमरे पर बैठकर इंतजार करती है। उसको जब शंका होने लगता है कि यहाँ पर तो राशिद आ नहीं रहा, उसके मन में और शंकाएँ गूंज बैठती है कि आखिर राशिद ने हमारा इस्तेमाल कर कर हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ दिया। और उसी दिन जो होता है वह ठान लेते हैं कि आज जाकर हम फैसला लेते हैं कि आखिर राशिद क्या करेगा। और राशिद के घर खुद पहुँच जाती है। जब पहुँच के पता लगता है उसकी जो पत्नी होती है वह हमेशा हमेशा के लिए तो मायके चली गई होती है। और उसी के सामने कहने लग जाती है, देखो हमारे इलाके में हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है और इसीलिए हम तुमसे शादी करना भी चाहते हैं और जल्द से जल्द करेंगे। अगर हाँ तुम शादी नहीं करोगे तो समझ लो तुम्हारे लिए एक बहुत बुरा अंजाम होगा। यह बात जैसे इधर राशिद सुनता करने लग जाता है, इसमें अंजाम की क्या बात है, बताओ क्या कर सकती हो तुम, हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और नरगिस कह देती है कि अभी हम जा रहे हैं पुलिस थाने में और तुम्हारे खिलाफ शोषण का आरोप लगाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डलवा देंगे। और वहाँ से गुस्सा होकर इधर नरगिस अपने घर चली जाती है। आने के बाद इधर जो होता है अब राशिद काफ़ी सोच में पड़ जाता, क्योंकि उसके इलाके में उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। वह सोच लेता है कि जिस औरत की वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार भी उजड़ सा गया और उसकी वजह से हम जो होता है इस तरह बर्बाद हो रहे हैं, आखिर वो हमारे साथ अब शादी कैसे करेगी। वह फैसला ले लेता है कि क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए अपने ही रास्ते से नरगिस को हटा दिया जाए, अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से गुजारा जाए। और उसी दिन से नरगिस से जो होता है काफ़ी नॉर्मल व्यवहार करता है और नरगिस को बुलाते हुए तुरंत वह पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसी दिन से व्यवहार में मीठी मीठी मिठास आ जाती है और नरगिस को अपनी बातों में उलझा लेता है। तभी जो होता है 11 दिसंबर 2016 का वही लगभग शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम इधर जो होता है मक्खनपुर का जो दुकान होता है राशिद का, वह बंद कर देता है। बंद करने के बाद तुरंत ही मक्खनपुर के उसी किराए कमरे में जहाँ पे नरगिस रह रही होती है वहाँ पर पहुँच जाता है। देखता है वहाँ तो नरगिस जो होती है बैठी हुई है और उसी के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही पकड़ता है उधर नरगिस काफ़ी चौंक जाती, कहने लग जाती कि हाथ अब तुम हमारा तब पकड़ोगे जब तुम हमारे साथ शादी कर लोगे। और शादी की बात सुनकर इधर जो होता है राशिद वहीं भन्ना आ जाता है। इतना भन्ना आ जाता है कि पास देखता एक तेजधार हथियार पड़ा होता है, उसी हथियार को लेता है और नरगिस के ऊपर वही हथियार से बार बार चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नरगिस वही हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब यह नज़ारा देखता है कि नरगिस की तो मौत हो चुकी है, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। और उसी समय नरगिस की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत नरगिस की बॉडी को एक बोरी में डाल लेता है और बोरी को बंद कर देता है। उसी बोरी के ऊपर जो होता है केरोसिन डाल देता है और जलाकर कमरे के बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पुलिस आती है, कुछ गश्त करे जो पुलिसकर्मी होते हैं उठता हुआ धुआं देखते हैं तो वह कमरे में जाते हैं, उनके सामने सारा केस खुल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई होता है इधर राशिद की तहरीर पर आती है। आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी दंग सा रह जाती है और पुलिस की टीम इधर राशिद को ले जाती अपने ही कोर्ट में पेश कर देती है और उसी के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।